नमस्कार सभी को, स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, उससे पहले ये भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के प्रदेश प्रचारक थे और उससे भी पहले आप जो बीटीपी के पहले विधायक बने थे, गुजरात से जो पार्टी आई थी, उसके आप प्रदेश सचिव थे। प्रदेश सचिव आप थे। और अभी उससे पहले एक एजुकेशन के क्षेत्र में इनका बहुत अच्छा नाम है और ये प्रतापगढ़ के इनकी तरह के इकलौते ऐसे व्यक्ति है जो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस आप चलाते हैं और उस इंस्टीट्यूट का नाम द एलिट इंग्लिश इंस्टीट्यूट के आप फाउंडर हैं। और कई सालों से इनसे बातचीत करेंगे कब से इन्होंने स्टार्ट करा और राजनीति में प्रदेशाध्यक्ष जैसा बड़ा पद है, अपने पूरे राजस्थान लेवल का इनके पास में इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये क्या क्या काम करते हैं और कोचिंग भी जब इन्होंने स्टार्ट करी तो किससे इंस्पायर होकर स्टार्ट करी, कहाँ से इन्होंने ये जो मुहिम है वो स्टार्ट करने के लिए कहाँ से इन्होंने प्रेरणा ली, ये बहुत सारी बातें आज इनसे करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, जोहार। रमेश जी मैड़ा, प्रदेशाध्यक्ष जी, जी आप कहाँ से आते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और इंग्लिश स्पीकिंग प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आप चलाते हैं, तो आपका एजुकेशन भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सबसे पहले मैं बेसिकली केरवास का रहने वाला हूँ और अगर आप फैमिली बैकग्राउंड की बात करो तो मैं एक किसान फैमिली से हूँ। अच्छा। माय फादर इज अ फार्मर। अच्छा। मीन्स माय होल फैमिली बिलोंग टू ए फार्मिंग। अच्छा। और दूसरी बात है, आप एजुकेशन की बात कर रहे हो तो मेरा जो स्कूलिंग हुआ है फर्स्ट से लगाकर 12th तक आई हैव डन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा। फ्रॉम हिंदी मीडियम, ओके। है ना। 5th क्लास पास आउट करने के बाद आई हैड बीन टू प्रतापगढ़ एंड आई टुक एडमिशन इन रेजिडेंशियल स्कूल प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का आवासीय स्कूल है, इट इज वेरी पॉपुलर स्कूल। तो उस समय ये खुला ही था, तो मेरे एक अंकल हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और उन्होंने मुझे हेल्प की और मेरा एडमिशन आवासीय स्कूल प्रतापगढ़ में हुआ। मेरे गणेश अंकल हैं, उन्होंने किया है और वहां मैंने 6 से लगाकर 10 तक I have studied from the residential school Pratapgarh and after that having passed 10th मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीमच रोड, जहां से मैंने 11th-12th किया है साइंस बायो। अच्छा, साइंस बायो से किया। गवर्नमेंट स्कूल से? गवर्नमेंट स्कूल से मैं कह रहा हूँ ना, मेरी जो स्कूलिंग हुई है फर्स्ट से लगाकर 12th तक है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। आई नेवर वेंट टू द प्राइवेट स्कूल, आई डिडंट गेट एजुकेशन फ्रॉम द प्राइवेट स्कूल। इन हिंदी मीडियम? हाँ, टोटली हिंदी मीडियम। अच्छा। तो आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, आपने जैसा बताया। ग्रेजुएशन के बाद में क्या कहा? मैंने 12th पास आउट करने के बाद आई वेंट टू उदयपुर फॉर अ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के अंदर मैंने बीएससी नर्सिंग किया है उदयपुर से। और जब मैं बीएससी नर्सिंग किया और बीएससी नर्सिंग के बाद मैंने इंग्लिश लिटरेचर से बीए किया और बीए करने के बाद इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया है और एमए के बाद अभी कुछ नहीं है। अच्छा। आपका बीएससी साइंस स्ट्रीम था? हाँ। फिर इंग्लिश लिटरेचर की तरफ कैसे, क्या रुझान? इंग्लिश लिटरेचर तो रुझान है, जब मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया तो मुझे लगा कि मुझे इंग्लिश के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, रुचि बढ़ती गई। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मुझे इंग्लिश लिटरेचर से बीए करनी चाहिए। तो जैसे ही इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन लिया मुझे बहुत रुचि हुई और इस वजह से मैंने इंग्लिश लिटरेचर लिया, फिर एमए किया इस इंग्लिश लिटरेचर से। कौन सा कॉलेज से? नॉन कॉलेज से। अच्छा। नॉन कॉलेज देखो, मैंने बीएससी नर्सिंग किया है वो रेगुलर मोड पर किया है, लेकिन हैविंग कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग आई वाज वेरी बिजी इन टीचिंग करने लगा था, पढ़ाने लगा था। तो फिर रेगुलर का तो मतलब था नहीं, इस वजह से नॉन कॉलेज से मैंने बीए और एमए किया है। इंग्लिश से किया है। तो आपने जैसे फर्स्ट कोचिंग सेंटर यहाँ प्रतापगढ़ में ओपन किया या फिर उससे पहले आप और कहीं चलाते थे? प्रतापगढ़ से पहले मैंने उदयपुर के अंदर कोचिंग क्लास चलाया है, स्टेब्लिश किया। आपका निजी? हाँ, अपना। अच्छा। वो 2012 के अंदर। अच्छा। दैट टाइम आई वाज सेकंड ईयर स्टूडेंट। हाँ, मैं सेकंड ईयर पढ़ रहा था बीएससी नर्सिंग। अच्छा। और सेकंड ईयर पढ़ते हुए ही मैंने आई हैड एस्टेब्लिश्ड इंग्लिश स्पोकन कोचिंग क्लास इन उदयपुर। तब से 2018 तक रेगुलर
आई हैव ऑपरेटेड कोचिंग क्लास इन उदयपुर। आप कहीं आप स्पीकिंग की कोर्स आपने पहले करी थी क्या? हाँ, इंग्लिश स्पोकन कोचिंग मैंने किया है, कोर्स किया है। जहां पर भी मैं जा रहा था तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे जो टीचर थे इंग्लिश स्पोकन के, उन्होंने मुझे निकाल दिया कोचिंग क्लास से। अच्छा। हाँ, और उस दिन मैंने ठान लिया है कि मैं कोचिंग क्लास खोलूंगा तो तुम्हारे सामने ही खोलूंगा। अच्छा। हाँ, जब क्यों मैं क्यों निकाला था उन्होंने? वो कारण तो ऐसा कुछ विशेष नहीं था। पता नहीं क्यों उन्होंने निकाला, पर मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं वहां पर कह सकते हैं भेदभाव वाला मामला था। कि संडे क्लास थी और उस दिन मेरा परफॉर्मेंस था। सो मेरा परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट रहा। और उसके बाद पता नहीं जो डायरेक्टर थे उस कोचिंग क्लास के, उनको क्या लगा, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया और मुझे और भी पढ़ना था। फिर मैंने वहीं से चैलेंज कर दिया था कि मैं कोचिंग क्लास खोलूंगा तो यहीं खोलूंगा, आसपास ही। तो आपने उदयपुर से फिर प्रतापगढ़ में कोचिंग क्लास खोली और द एलिट इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश इंस्टीट्यूशन करके यहाँ किस तरह की आप कोचिंग देते हैं बच्चों के? सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग की देते हैं या फिर कंपटीशन क्लासेस की? मैं ग्रामर बेस्ड इंग्लिश सिखाता हूँ। इंग्लिश स्पोकन जो यहाँ पढ़ाई जाती है, ग्रामर बेस्ड इंग्लिश। ग्रामर बेस्ड का मतलब ये है कि यहाँ जो अंग्रेजी सीख रहे हैं, ये जो अंग्रेजी है राज्य सरकार की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। भले ही आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम, तो अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट रहा है, आपने बीएड कर रखा है, एमए कर रखा है, या सेकंड लेवल का एग्जाम दे रहे हो, या फर्स्ट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। और सेकंड लेवल के लिए पूरा का पूरा सिलेबस हम पढ़ाते हैं। मतलब इसके आउट ऑफ तो संभव नहीं है, इतना हम पढ़ा देते हैं। अपने इंस्टीट्यूट से अब तक कितने बच्चों को फायदा हुआ? अभी तक तो हम क्या बताएं आपको, उदयपुर के अंदर हम जिन बच्चों को पढ़ाया था, आई हैव टॉट इंजीनियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर स्टूडेंट आल्सो, लाइक एमबीबीएस स्टूडेंट्स and hotel management students, means that student belonging to every sectors, agriculture student also, वहां पर एक आरसीए करके कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है ना, तो वहां के बच्चों को भी, प्रोफेशनल बच्चों को मैंने पढ़ाया है। तो many of them have got job out of country or okay abroad country like Canada, Australia and Britain and some another small countries also they are doing job। मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 100 से 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनको मैंने उदयपुर पढ़ाया है, वो आज की तारीख में मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर इंडिया के अंदर बात करें जो एम्स हैं, तो मेरे पास जो स्टूडेंट सबसे पहले मेरे क्लासमेट ही मेरे स्टूडेंट बने, मैं जिनके साथ पढ़ रहा था वही, उसमें से कई सारे स्टूडेंट मेरे क्लासमेट थे, वो मेरे पहले स्टूडेंट बने। तो उनमें से लगभग स्टूडेंट है जो एम्स के अंदर जॉब करते हैं, इंडिया के जो एम्स संस्थान है, और उसमें भी लगभग 40-50 की संख्या है जो एम्स के अंदर जॉब कर रहे हैं। ना सिर्फ मेरे क्लासमेट की बात कर रहा हूँ, बल्कि बहुत सारे दूसरे बीएससी नर्सिंग कॉलेज थे, उन कॉलेज के बच्चे भी मेरे पास पढ़ने आए थे। तो इंग्लिश इंप्रूव करने के बाद जो उन्होंने एग्जाम्स दिया और इंग्लिश की वजह से उनका सिलेक्शन एम्स के अंदर हुआ है। तो आज नर्सिंग ऑफिसर के रूप में वो आज जॉब कर रहे हैं। और 2 स्टूडेंट हैव बीन प्रमोटेड आल्सो आउट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स फॉर द सीनियर। तो इसके अलावा दूसरी जो ब्रांचेस हैं उसके अंदर भी काम कर रहे हैं, इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर, ऐसा है। और प्रतापगढ़ की अगर बात करें, प्रतापगढ़, आई हैव शिफ्टेड इन प्रतापगढ़ इन 2018 और 19। इट वाज एंडिंग ऑफ 2018, इट वाज मंथ ऑफ अक्टूबर, 1 अक्टूबर, और अकबरी मार्केट के अंदर हमने कोचिंग क्लास इस्टेब्लिश किया। तो वहां पर फर्स्ट बैच के जितने स्टूडेंट आए थे उसमें से 15-16 स्टूडेंट थे शुरुआत के अंदर यहाँ, क्योंकि उस समय इतना जानकारी नहीं थी। तो उसमें से 7-8 सारे के सारे सिलेक्टेड हो गए, एक स्टूडेंट को छोड़कर। आज की तारीख में वो सेकंड लेवल में
फर्स्ट बैच की बात कर रहा हूँ, उसके बाद वाली बात नहीं कर रहे, बाद वाले काफी सिलेक्टेड हुए, लेकिन फर्स्ट बैच में इतनी सिलेक्टेड होके आज जॉब में लगे हुए नौकरी कर रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर भी हम पढ़ाते हैं। इंग्लिश लिटरेचर ये है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर हम इंग्लिश अंग्रेजी साहित्य में क्लास लेता हूँ, मैं स्वयं लेता हूँ। और इसके अलावा जैसे कि अभी कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहे थे, तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम से अपन ये सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं कि अंग्रेजी साहित्य का स्टूडेंट है तो उसी को फायदा होगा यहाँ पढ़ने से, ऐसा नहीं है। जो भी जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए उपयोगी, यहाँ तक कि आरएस के लिए भी ये उपयोगी है। अभी तो उसमें से हमारे 2 स्टूडेंट्स आज की तारीख में आरएस प्री में सिलेक्टेड है, और मैं पूर्ण दावे के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले समय में 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जो आरएस भी बनेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल बनेंगे। मतलब आप सभी प्रकार की जो एजुकेशन क्वालिटी बच्चों को जिस तरह की नीडेड होती है वैसे आप देते हैं। और मेन एक इंग्लिश लिटरेचर भी आप बता रहे हैं कि मतलब सब्जेक्ट पे भी आप अच्छी कमांड है तो वो भी आप पढ़ाते हैं एजुकेशन सेक्टर में। और क्योंकि अपने कास्ट में और ये ट्राइबल बेल्ट है और इसका फाउंडेशन लेवल विदाउट एजुकेशन आई नेवर थिंक अबाउट दैट कि अपना फाउंडेशन लेवल स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप एजुकेशन लाइन में है, इतना अच्छा एजुकेशन देते हैं, कोचिंग चलाते हैं, फिर पॉलिटिकल की तरफ टर्न आप कैसे हो गए? देखो, राजनीतिक मेरा इंटरेस्ट का विषय नहीं रहा है सबसे पहले, लेकिन परिस्थितियों ने हमको राजनीतिक में आने के लिए मजबूर कर दिया है। मेरा जो मेन हॉबी है इज टीचिंग, यू नो दैट आई एम फुली डेडिकेटेड फॉर द टीचिंग। बट कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसकी वजह से हमें राजनीतिक में आना पड़ा। और अगर अभी आप जानना चाह रहे हो तो मैं बता ही देता हूं कि जब मैं उदयपुर में था तो आदिवासी जो बच्चे थे, भाई बहन थे जो पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके बहुत सारे समस्याओं से मतलब सामना कर रहे थे। एक उदाहरण के तौर पर हॉस्टल उदयपुर में जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बच्चे जाते थे, वो अब उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहती थी तो उनके लिए हॉस्टल नहीं था। तो फिर हमने देखा कि यार इस तरह से हम कैसे एजुकेशन प्राप्त करेंगे। उस समय मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन सबसे पहले हमने जो प्रोटेस्ट किया उदयपुर के अंदर वो हॉस्टल के लिए किया था। अच्छा, हॉस्टल के लिए कि नहीं, हमारे बच्चों के लिए हॉस्टल होना चाहिए ताकि हम भी दूसरों की तरह पढ़ाई कर पाएं और उच्च मुकाम पर पहुंच पाएं। तो वो एक स्टार्टिंग था, ऐसा मैंने कोई सोचा नहीं था कि इसके माध्यम से मैं राजनीतिक में चला जाऊंगा। मेरा जो इंटरेस्ट था, मेरा जो कोर इंटरेस्ट है वो उससे पहले, हाँ, टीचिंग के अलावा मैं मतलब सामाजिक के अंदर बहुत रुचि रखता हूँ। तो वो जो शुरुआत के अंदर है, तो शुरुआत के अंदर हमने ये आदिवासी एकता परिषद का जो प्रोग्राम होता है वो हमने डाकन कोटड़ा के अंदर आयोजित करवाया था, उसमें मैं भी एक सदस्य था। अच्छा, पहले आप आदिवासी एकता परिषद के उससे प्रभावित होकर उसमें मेंबरशिप आपने ली, या फिर ये ऐसा कहें कि आदिवासी एकता परिषद से आप प्रभावित हुए? नहीं, ऐसा प्रभावित आदिवासी एकता परिषद ऐसा नहीं है, लेकिन आदिवासी एकता परिषद के अंदर हमने सामाजिक तौर पे हमने कार्य शुरू किया। और उससे पहले जो सामाजिक मूवमेंट हुए अपने एरिया के अंदर, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि मिशन तिहोत्तर, तो उसके अंदर हर जिला मुख्यालय पर रैली हुई। तो उदयपुर सभी मुख्यालयों जिला मुख्यालय पर रैली होने के बाद उदयपुर संभाग लेवल पर भी रैली आयोजित की गई। तो उसमें हमने अहम भूमिका निभाई थी। मतलब वहां का जो कमिश्नर था, उस कमिश्नर से हमने वार्तालाप करी थी मिशन 73 को लेकर। उसमें सभी पार्टियों के लोग थे, तो वो क्या कि रिप्रेजेंटेटिव थे। पर बाद में क्या हुआ उसके अंदर कि वो लोग है वो अपने स्वार्थ की खातिर उस आंदोलन से जुड़े थे। अब उस आंदोलन को उन्होंने उस आंदोलन के बाद उनका स्वार्थ पूरा होने के बाद वो उसमें चले गए। फिर हमने सोचा वहां एक कारण बन रहा है कि यार लोग किस तरह से हमारा मासूमियत का फायदा उठाते हैं। आदिवासी समुदाय के जो भाई बहन है, जो अग्रिम लीडरशिप है, वो किस तरह से फायदा उठाते। वहां मैंने देखा कि यार किसी को मंत्री बना दिया है, किसी को क्या कर दिया है, तो उसमें भी हमारी भूमिका रही है।
और उसके अलावा छोटी मोटी जो भी मामले होते थे हम वहाँ भूमिका निभाते थे। हम लोग प्रतापगढ़ के अंदर भी जैसे आए, हमें लगा कि यार यहाँ शिक्षा की बहुत कमी है, गर्ल्स कॉलेज नहीं है, आप जानते हो उस समय गर्ल्स कॉलेज नहीं था। तो हमने सामाजिक यूनिट के बैनर तले गर्ल्स कॉलेज की मांग उठाई और फिर देखा कि उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा, इसको बीच में थोड़ा बात यह है कि शिक्षा मेरा जो आइडियल जो है राजनीति के अंदर है वो इब्राहिम लिंकन है, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इब्राहिम लिंकन और नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला का एक कोट है, वो कोट ये था कि शिक्षा एकमात्र माध्यम है जिसके के द्वारा आप पूरे संसार को बदल सकते हो, यानी कि ये सबसे ताकतवर हथियार है शिक्षा। उनका एक कोट है कि शिक्षा के माध्यम से आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यार अपन कैसे अपने समाज में बदलाव लाएं, कैसे हमारे समाज में क्रांति लाएं, किस तरह से हमारा समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उनको दबाया जा रहा है, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनसे दूर रखा जा रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले हमें शिक्षा के ऊपर कार्य करना चाहिए, शिक्षा के ऊपर। तो शिक्षा के विभिन्न मुद्दों को लेकर हमने जगह जगह पर धरना प्रदर्शन किया, रैलियां निकाली, कलेक्टर से बात करी। इस तरह से जैसे यहाँ आके देखा तो यहाँ पर जो कॉलेज है ये 5वीं अनुसूची का इलाका है, यहाँ का जो कॉलेज है तो यहाँ कॉलेज में 5वीं अनुसूची के अनुसार जो एडमिशन होनी चाहिए थे उसके अनुरूप नहीं हो रहे थे, केवल 12% रिजर्वेशन के हिसाब से। मतलब शेड्यूल एरिया जो है, सॉरी नॉन शेड्यूल जो एरिया है, सिविल एरिया है, सिविल एरिया के कानून के हिसाब से यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। 5वीं अनुसूची शेड्यूल एरिया के अनुसार यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। अब हम जानते हैं कि हमारे जो बच्चे, हमारे जो भाई बहन हैं किस परिस्थिति में पढ़ते हैं। हमारी जो बहन है वो सुबह उठती है तो उसको घर के काम करने पड़ते हैं, हाउस होल्ड काम करने पड़ते हैं, जैसे खाना बनाना है, गोबर डालना है, गाय भैंसों को चारा जो भी है उनको करना पड़ता है। उसके बाद वो तैयार होके वापस पढ़ने के लिए आती है और वापस जाके उसको घर के काम करने पड़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति भाई हमारे भाइयों की एक जैसी समस्या है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उनके अंक अच्छे आते नहीं है। अब अच्छे अंक नहीं आते हैं तो यहाँ कंपटीशन कैसे होगा? तो 12% के हिसाब से तो ठीक नहीं, अन्याय है। तो हमने सोचा हमारे भाई बहनों को अगर शिक्षा अगर नहीं मिलती है तो फिर कैसे समाज आगे बढ़ेगा, कैसे देश, समाज की क्या बात करें, ये देश कैसे मजबूत होगा बिना शिक्षा के। तो हमने सबसे पहले शिक्षा के मुद्दे को पकड़ा। हाँ, और हमने प्रिंसिपल जो मैम थी उस समय उनसे भी डिबेट करी कि आप यहाँ बैठे हुए हो और यहाँ 5वीं अनुसूची के विरुद्ध, शेड्यूल कानून के विरुद्ध जाके यहाँ प्रवेश दिया जा रहा 12% के हिसाब से। तो आप 12 मतलब पूरा 100 नहीं कर सकते हो, लेकिन अभी 45% के हिसाब से नियम तो है, नौकरियों के अंदर 45% रिजर्वेशन है। तो यहाँ लगाने में आपको क्या तकलीफ हो रही? 45% तो यहाँ एडमिशन दीजिए ना, ये तो अभी है। तो उसको लेकर हमारे उनसे डिबेट हो गई प्रिंसिपल से, और हमने कई बार कलेक्टर को भी लिखा और गर्ल्स कॉलेज के लिए लिखा। गर्ल्स कॉलेज की जो डिमांड्स थी वो हर मंच पर उठाई। और जैसे छात्रवृत्ति है, अब आप सब जानते हो कि हमारे जो आर्थिक स्थिति वो बहुत कमजोर है। अब जिस समय छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए उस समय छात्रवृत्ति मिलती नहीं है ना। जैसे कि जिस समय प्रवेश फाइनल हो जाता है जुलाई के अंदर ही बच्चों को अगर छात्रवृत्ति मिल जाती है तो वो बच्चा पढ़ाई की सामग्री खरीद सकता है, रूम किराए लेके रह सकता है, पढ़ने के लिए अगर टीचर्स नहीं है तो वो ट्यूशन पढ़ने जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये मुद्दा भी हमने उठाया। हाँ, और गर्ल्स कॉलेज के लिए उस समय जैसे कि जो हमने प्रतिनिधि यहाँ के जो एमएलए थे उनसे भी बात करी कि यहाँ गर्ल्स कॉलेज नहीं खुल सकता है, क्योंकि वहां पर ये पीपी मोड पे जो है ना जीआर कन्या महाविद्यालय जो खोल दिया गया था। तो एक ही जिले के अंदर मुख्यालय पर 2 गर्ल्स कॉलेज नहीं हो सकते। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि था उस समय का, हाँ, नंदलाल जी मीणा उस समय मंत्री थे।
है ना। तो इन्होंने मना कर दिया। फिर ये कांग्रेस गवर्नमेंट आई, है ना। हमारा एक ही मुद्दा था कि यार कॉलेज खुलना चाहिए, बच्चों गर्ल्स के लिए कॉलेज खुलना चाहिए, क्योंकि वैसे एक मानसिकता बनी हुई है समाज के अंदर। अभी ऐसा नहीं, उस मानसिकता से बाहर आ गए, लेकिन फिर भी ऐसी मानसिकता है कि मतलब लड़कों को ज्यादा प्रमोट किया जाता है पढ़ाई के लिए, या पैसा खर्च किया जाता है, लड़कियों के ऊपर नहीं किया जाता है। तो गर्ल्स कॉलेज तो बहुत ज्यादा जरूरत थी, है ना। तो फिर हमने यहाँ पर, फिर उसके बाद हमने कोविड चल रहा था उस समय, वहां उस समय कोविड में इतने रेस्ट्रिक्शन, इतने प्रतिबंध लगा रखे थे कि मतलब क्या बताएं आपको कि गाड़ियां नहीं चल रही थी, सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, मतलब मार्केट बंद हो चुका था, टेम्पल भी बंद हो गए थे, स्कूल कॉलेजेस सारे बंद हो गए थे। लेकिन क्या हो रहा था, लेट हो रहा था, और ये जो प्रतापगढ़ का जो पूर्व एमएलए था वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। तो फिर हमने उसको लेकर धरना किया, और फाइनली आप जानते हो कॉलेज खोलना पड़ा। और कॉलेज, दलोट कॉलेज की भी मांग थी, एग्रीकल्चर कॉलेज की भी मांग थी, उसके अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज की भी मांग थी। तो इस तरह से उसमें से कई सारी मांगे पूरी हुई। तो हमारा जो शिक्षा को लेकर, क्योंकि शिक्षा ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम न सिर्फ हम समाज को सशक्त बना सकते हैं या आत्मनिर्भर बना सकते हैं, बल्कि हमारे इस देश को भी मजबूत कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले शिक्षा के लिए काम किया है। और उसके बाद अगर बात करें मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जिस पूर्व सरकार है इसको पीपी मोड पे देना चाहती थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का एक ही मोटो था कि मेडिकल कॉलेज प्राइवेट में दिया जाए, ठीक है। लेकिन एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के लोग जो हैं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और 2 वक्त की रोटी जुगाड़ कर पाने में उनको संघर्ष करना पड़ता है, और उस क्षेत्र में आप पीपी मोड पे मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हो। तो इसको लेकर भी हमने हर मंच पर आवाज उठाई। लेकिन जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जाते जाते उन्होंने ये जरूर किया था कि जो कॉलेज है वो राज्य सरकार अपने मदद से बनाएगी। लेकिन वो अभी फिर थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया ऐसा लगता है, क्योंकि जो अभी नई जो सरकार बनी है भाजपा की, वो इसमें ज्यादा रुचि नहीं ले रही। लेकिन ये जरूर है कि इनको करना पड़ेगा। हाँ, जनता की जो मूलभूत मांगे हैं, मूलभूत मांगे नहीं, आवश्यकताएं हैं, अगर नहीं पूरी करती तो ये भी नहीं रह सकते। ये भी, इनको कोई अधिकार नहीं है, ये लोकतंत्र है। हाँ, लोकतंत्र के अंदर जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पहले पूरी करनी होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी है। जैसे एक बार क्या हुआ कि हमारे महापुरुषों के कई मूर्तियां नहीं लगी हुई, आपने देखा होगा। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये मतलब वीर शहीदों की बात करते हैं, या बराबर इक्वालिटी की बात करते हैं कि यार लोकतंत्र के अंदर सबको बराबर, सभी समाजों के साथ बराबर व्यवहार किया जा रहा है। आदिवासी समाज के भी ऐसे पुरखे हुए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिन्होंने इस देश के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए, आन बान शान के लिए उन्हें कुर्बानी दे दी। लेकिन ये दुख की बात है, ये जितने भी ये बड़े बड़े नेता, जिनको अपन बड़े बड़े नेता कहते हैं ना, इन्होंने आज तक एक भी आदिवासी चौराया, आदिवासी वीर पुरखों के नाम पर घोषित नहीं की। तो उदयपुर के अंदर हमारे मेघराज जी तावड़ का नाम सुना होगा। वो गोगुंदा के एमएलए रह चुके थे, अभी वो मनारे हो चुके हैं। तो उन्होंने सबसे पहले पूंजा भील चौराया रेती स्टैंड पर है, वो सबसे पहले इस उदयपुर संभाग में सबसे पहली मूर्ति वहां लगी थी, और उसके लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ा था। हाँ, सबसे पहली मूर्ति लगी थी, आप देखना बहुत अच्छी है। लेकिन पहला प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद वहां के नगर निगम ने, वहां की जो स्थानीय सरकार थी, उन्होंने अपने खर्चे पर उसको पूंजा भील का जो स्टेचू है, वो सर्कल है, उनका नाम पर किया है। और उसके बाद आंबीरामा, प्रतापगढ़ आंबीरामा के अंदर हमने दूसरा पूंजा भील की मूर्ति लगवाई है। उसके बाद एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है भागमड़, वहां पर मतलब फाउंडेशन के लिए नींव खोदी जा रही थी, फाउंडेशन लगाने वाले थे, पुलिस वाले गए कि किसी ने सूचना दे दी, देखो यहाँ बहुत घोर जातिवाद है, वहां किसी गैर आदिवासी ने, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, मजबूर होके कि लोग किस तरह से घृणा करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कितने खतरनाक घृणा करते हैं। वहां पर पंचायत ने परमिशन दिया,
परमिशन होने के बाद वहां पर फाउंडेशन के लिए नींव खोदी जा रही थी और किसी ने शिकायत कर दी। शिकायत करने के बाद पुलिस, सालमगढ़ की पुलिस उसको 6-7 लेबर्स को पकड़ के अच्छा। ले आई, थाने में डाल दिया। मेरे पास फोन आया वहां के सरपंच का उस समय के कि ऐसा ऐसा हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ही वॉज वेरी नोबल पर्सन, रेस्पेक्टेड पर्सन, है ना, और नोबेल, सिंबल ऑफ नोबल। हाँ, उस महान व्यक्ति की जो फाउंडेशन या मूर्ति स्थापित करने के लिए जो किया जा रहा था, उसका भी विरोध हुआ। मैं उस समय पढ़ा रहा था अशोक नगर में, अपना कोचिंग क्लास था। मेरे पास फोन आया कि यार ऐसा हुआ। मेरे पास जैसा फोन आया मैं सीधा एसपी ऑफिस पहुंचा। एसपी ऑफिस, सीधा एसपी वहीं था। मैंने उनसे बात करी कि आपने किस कानून के तहत उन लेबर्स को गिरफ्तार किया, कौन से कानून के तहत कैसे गिरफ्तार किया, है ना। और उधर से बहुत सक्रिय साथी थे, उधर से गाड़ी लेके आ ही रहे थे। फिर हमने सवाल किया, डू यू नो द कस्टमरी लॉ, व्हाट इज द कस्टमरी लॉ, यू आर डूइंग जॉब इन द शेड्यूल एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी डेफिनेशन ऑफ द कस्टमरी लॉ एंड टेल मी डिटेल्स अबाउट द कस्टमरी लॉ, देन यू शुड अरेस्ट माय पर्संस, माय लेबर्स। उसके बाद हमारे मजदूर को गिरफ्तार करो। पहले कैसे गिरफ्तार किया, या अगर आप नहीं बता सकते तो पहले उनको रिलीज कीजिए, उनको छोड़िए वहां से, फिर हम बात करते हैं। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, जो बाहर के होते हैं, उनको यहाँ के 5वीं अनुसूची के कानून के बारे में जानकारी नहीं, रूढ़ी प्रथा के बारे में जानकारी नहीं, यहाँ की संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं है, सीधे राज्य सरकार के द्वारा थोप दिए जाते हैं। इस तरह से शोषण होता है। तो इस तरह से मतलब हॉट बहस भी हमारे साथ में हुआ है, कई जगह हुआ है। तो ऐसा चलता रहा है। मतलब आप सोशल वर्क में बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं, तो इस दौरान क्योंकि प्रोटेस्ट आपने करा, और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप जब भी कुछ स्पीचेस वगैरह करते हैं या फिर प्रोटेस्ट करते हैं, उसमें लीडरशिप करते हैं, तो बोलते बोलते यू यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लाउडली, कैसे करते हैं ये, मतलब? देखो, उसका एक कारण है, वो दुख है, जो गुस्से के रूप में अचानक एग्रेसिव हो जाना, वो हमें महसूस होता है। मैं महसूस करता हूं जब मैं बोलता हूं, तो मैं मेरे जो लोगों का जो दुख है वो मेरे शरीर के अंदर अनुभव करता हूं। मैं अब अनुभव करता हूं तो मुझे वो रहा नहीं जाता है, बहुत ज्यादा मतलब अंदर से हर्ट होता हूं। मैं इमोशनल रहता हूं कि यार आप इस तरह से, किस तरह से अमानवीय तरीके से हम लोगों के साथ व्यवहार करते हो। इन डेमोक्रेटिक कंट्री यू आर बिहेविंग विथ अवर पीपल लाइक कैटल, है ना, पशु की तरह व्यवहार करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार उस समय मैं पूरा उसमें घुल मिल जाता हूँ उसके अंदर कि नहीं यार बहुत गलत हो रहा है। पॉलिटिकल का सवाल जैसे मैं शुरुआत में भी कर रहा था कि आपके ऊपर अभी बीएपी की, भारतीय आदिवासी पार्टी जो आई है अभी 3-4 महीने पहले रजिस्टर्ड हुई, और उसी दरमियान आपको इतना बड़ा पद दे दिया गया, बहुत राजस्थान लेवल का प्रदेश अध्यक्ष, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी। तो इसमें आपकी क्या जिम्मेदारी, आप क्या काम करते हैं, और पिछले चुनाव में क्या मतलब जो हार का कारण रहा उसका क्या रहा, और अभी क्या आप काम कर रहे हैं, क्या रणनीति है आपकी? बीएपी भारत आदिवासी पार्टी है जो राजनीतिक विंग है, और ये पूरा राजनीतिक मोर्चा संभालती है, और इसका जो मुख्य एजेंडा है वो संविधान है, संविधान के अनुरूप कार्य करना है। और जो हमारे जैसे 5th शेड्यूल की बात करते, 5वीं अनुसूची है, या भील प्रदेश, मतलब आदि, अगर भील प्रदेश बनेगा तो हमारा अस्तित्व बच पाएगा, ये सोचना है। दूसरा है 5वीं अनुसूची भी अगर लागू होती है तो हमारे साथ जो आज के वर्तमान समय में हमारे लोग जो अन्याय, हमारे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका समाधान हम राजनीतिक के माध्यम से विधानसभा में उठाना चाहते हैं, ताकि उसका न्याय हो। दूसरी बात है कि ये जो भारत आदिवासी पार्टी है, ये सिर्फ आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करना नहीं है, बल्कि जो भी शोषित है, पीड़ित है,
है ना, उन सबके लिए लड़ती है। भले ही शेड्यूल कास्ट हो, अनुसूचित जाति हो, और माइनॉरिटी हो, और पिछड़ा वर्ग ओबीसी हो, या और कोई है इसके अलावा जिसके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए ये भारत आदिवासी पार्टी है जो एक लोकतांत्रिक तरीके से उनके लिए लड़ती है, लड़ेगी या लड़ रही है, ऐसा है। तो आप प्रदेश अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी होती है? आप क्या मतलब इस पार्टी के लिए आप क्या काम करते हैं? प्रदेश अध्यक्ष का जो काम है वो पार्टी के अंदर जो भी एजेंडा है उसको आम जन तक पहुंचाना, मतलब पार्टी के जो उद्देश्य, जैसे मैंने आपको बताया है कि लोकतंत्र बचाना, ये भी एक एजेंडा है। आजकल क्या होने जा रहा है, इस देश के अंदर तानाशाही शासन आने वाला है बहुत जल्द। भारत आदिवासी पार्टी का कार्य है कि लोकतंत्र को बचाना है। हमारे जो दूसरी पार्टियां हैं इस देश के अंदर, जब भले कांग्रेस की बात करें, भले बीजेपी की बात करें, ये पार्टियां किस तरह से लोकतंत्र को खोखला करने में लगी हुई है, या हमारे लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, उनके साथ किस तरह से छेड़छाड़ कर रही है, उसका आमजन तक पहुंचाना एक संगठन के माध्यम से, वह हमारा कार्य है। आमजन तक भी ये बात पर पहुंचे कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हमें अब आगे कैसे किधर चलना है, तो ये कार्य रहता है। और बाकी अगर आप बात करो कि जैसे टिकट की बात करो, है ना, तो ये तो आम सहमति के साथ होता है ना, मतलब जाजम बैठती है, जाजम बैठती है, जिसकी तरफ जितना ज्यादा मेजोरिटी है वो डिसीजन फाइनल हो जाता है। देखो लोकतंत्र है जो भारत आदिवासी पार्टी के अंदर है, भारत आदिवासी पार्टी के अंदर आपको असली लोकतंत्र देखने को मिलेगा। अब लोकतंत्र के अंदर क्या है, जिसका सबसे ज्यादा मत आता है वो शासन करेगा। उसी तरह से यहाँ जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो जाजम के ऊपर होता है और उसमें सभी की भागीदारी होती है, और इस तरह से काम होता है हमारा। तो इसमें प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई हस्तक्षेप नहीं होता? बिल्कुल भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक व्यवस्था है, हम व्यवस्था के तहत हैं, बाकी ऐसा कोई वीटो पावर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बराबर हैं। देयर इज इक्वालिटी, मतलब हैं प्रदेशाध्यक्ष हैं, लेकिन यहाँ आम कार्यकर्ता और प्रदेशाध्यक्ष में कोई फर्क नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं है या कोई डिस्टेंस नहीं, मतलब आम कार्यकर्ता को भी वही पावर है जितना प्रदेशाध्यक्ष को। कहने का मतलब आम कार्यकर्ता अगर वो डिसीजन ले पा रहा है तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हो कि उसके अंदर वही पावर है। ये व्यवस्था है इसके। पिछली बार 2023 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें अपने प्रतापगढ़ से काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और उसमें हार का सामना अपने को करना पड़ा, तो उसका कारण क्या रहा? हार का मैं इसको हार नहीं कहूंगा, ये हमारी जीत थी, ये हमारी जीत थी। जीत इसलिए कहूंगा कि सामने जो पार्टियां थी बीजेपी और कांग्रेस, इन्होंने मतदाताओं को भ्रमित किया पैसों के माध्यम से, धन बल के माध्यम से, और भी कई माध्यम उन्होंने अपनाए, लालच दिया गया मतदाताओं को। इस और भारत आदिवासी पार्टी के पास क्या था, और भारत आदिवासी पार्टी के पास एक विचारधारा थी, एक जन जागरण, संवैधानिक जन जागरण था, और उसके बलबूते 62,000 लोगों तक पहुंचना, 62,000 लोगों को सहमत कराना, तो ये मैं ये कह सकता हूं ये हार नहीं है, ये हमारी जीत है कि हम 62,000 लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी को मत दिया और पहली बार में मत दिया है। हाँ, कुछ कमियां रहती है क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि इतना लंबा अनुभव नहीं है ना, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा ये अनुभव, मतलब अनुभव तो ऑलरेडी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर एक कारण हो सकता है। उसके कारण इसका एक ही देख सकते हो कि हम दूसरे समुदाय को, दूसरे वर्ग को कन्विंस नहीं कर पाए। मेजर कारण है, जैसे शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, या माइनॉरिटी है, ओबीसी है, इनको हम कन्विंस नहीं कर पाए। बाकी आदिवासी समुदाय ने भरपूर वोट दिया, उन्हें जिताया। तो यही है कि इस बार हम लोग
इन सबसे कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे। अच्छा। हाँ। अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हम्म। तो जैसा आपने बताया कि समीक्षा में कि बाकी जो अदर कास्ट है जो जिनका आपने बोला उनसे हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, कन्विंस नहीं कर पाए, इस बार कन्विंस भी करेंगे अदर जो जितने भी समुदाय हैं उन सबसे। हाँ बिल्कुल, जो कमियां रही है, क्या कारण रहा, क्यों वी हैव ट्राइड टू कन्विंस ऑल दीज कम्युनिटीज, बट वी फेल्ड। ये बात हम स्वीकार करेंगे कि हम कहीं ना कहीं उनको विश्वास दिलाने में समय लग रहा है। हाँ समय लग रहा है। और इस बार हम काफी कुछ सफल होंगे, क्योंकि जैसे ये रिजल्ट आए तो कई सारे साथियों को फोन आए, उन्होंने ये कहा कि यार हम भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, हमारे से गलती हो गई है, हमने ऐसा सोचा नहीं था। क्योंकि मैंने फिर से बताया कि जो पार्टियां बीजेपी कांग्रेस, इन्होंने एक एजेंडा, एक भ्रम फैला रखा था जनता में कि यार भारत आदिवासी पार्टी कुछ भी मत नहीं लाएगी, कुछ भी मतलब 25,000 30,000 पर ही सीमित, ये एक उन्होंने बहुत ज्यादा जनता में भ्रम फैलाया। लेकिन जब 62,000 वोट और बैलेट पेपर अलग बात करें तो उसका 64,000 हो गए, तो फिर लोगों को लगा कि यार नहीं नहीं यार ये तो गुमराह कर रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस क्या कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे। तो निश्चित रूप से आने वाला समय है जो भारत आदिवासी पार्टी का है, मैं डंके की चोट पे कहूंगा कि आने वाला जो समय है भारत आदिवासी पार्टी का है। और भारत आदिवासी पार्टी मतलब संवैधानिक काम करेगी, सभी वर्गों के लिए जो संविधान अनुरूप है वो सब उनको मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आदिवासी समुदाय के लिए ही काम करेगी, ऐसा नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक मतलब सभी के लिए है। वो क्या भारत आदिवासी पार्टी भी उस तरह से एक आप जैसा बता रहे मैराथन मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में सबके नाम एक साथ डिस्क्लोज करेगी या पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से, या क्या मतलब कैंडिडेट डिसाइड हो गए कभी बाद में करोगे? हो रहे हैं और बहुत जल्द हो जाएंगे, एक साथ होंगे ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत जल्द होंगे। मतलब एक दो जगह निर्णय पर भी पहुंच चुके हैं, अंतिम मुहर लगने हैं। और प्रतापगढ़ का भी बहुत जल्द मीटिंग होने वाली, पहले भी हो चुकी है, फिर भी होने वाली, जजम बैठने वाली है और हो सकता है उसमें निर्णय हो सकता है। 90% तो संभावना लग रही है कि उसके अंदर हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र है जो बहुत बड़ा है, होता है 8 विधानसभा क्षेत्र आता है, तो उसके लिए समय लग रहा है और एजेंडा थोड़ा अलग है। तो बहुत जल्द होगी, ये भी आपके सामने होगी, तो मिल जाएगा नाम। तो पब्लिक वांट्स टू नो एंड वी आई आल्सो ईगरली वेटेड। एक किसी पर्सन का नाम किसी का नाम कभी पब्लिक और ऑडियंस को बता देंगे हाँ कि ये वी वांट टू सेलेक्ट दिस पर्सन एंड ही इज वेरी सूटेबल, ऐसा कोई? I am so sorry, I can't tell you because it is against of system and I can't go against system. Okay. Because we have to follow all the procedure which are required to select a candidate for the parliamentary. Okay. Because parliament means the representative many constituency. जो एमपी की जो लिस्ट जारी होगी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं, नेशनल प्रेसिडेंट। ये राइट्स जो है नेशनल प्रेसिडेंट को है। भारत आदिवासी पार्टी मोहन भाई रौत, हाँ, ही विल डिस्क्लोज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट्री कैंडिडेट्स, सो इट विल बी डिस्क्लोज्ड बिफोर द मीडिया और डायरेक्ट आल्सो, दोनों तरफ से हो सकता है, लेकिन जहां तक संभावना है मीडिया के माध्यम से हम करेंगे। मतलब ये तो फिक्स हो गया कि 5 लोकसभा जो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और भरपूर तैयारी के साथ उतारेंगे। बिल्कुल भरपूर तैयारी के साथ उतारेंगे, मुद्दों के साथ उतरेंगे हम लोग। और हमारा जो मुद्दा है कि सेव द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाओ, इज द बिगेस्ट इशू। इट इज नॉट इशू ऑफ दिस एरिया, इट इज इशू ऑफ दिस कंट्री। ये देश का मुद्दा है और देश के मुद्दे को लेकर हम मैदान में होंगे, ये बात है। तो मालवीय जी, क्योंकि उनको लगता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा बीएपी का गढ़ हो चुका है और वहां से उन्होंने फिर पार्टी का चेंज करा, तो उन्होंने क्या जैसे बीजेपी ने ऐसा सिर्फ क्या बीएपी को हराने के लिए करा है? देखो, बीजेपी का जो एजेंडा है वो है इस देश के अंदर तानाशाही स्थापित करने का। जैसे रूस के अंदर सिस्टम चल रहा है, वैसा सिस्टम इंडिया के अंदर जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को बीजेपी खत्म कर रही है। ईडी है, सीबीआई है, बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए
आपने देखा होगा कि कोई भी पार्टी हो, भले कांग्रेस हो, आप हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, इसके अलावा इंडिया के अंदर और भी पार्टीज है जहां पर जनता ने जिन जनप्रतिनिधियों को वोट दिया और नेतृत्व तैयार किया, उसको खत्म करने पर लगी हुई है। और पहले भी मैं यही कहूंगा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं। आपने देखा होगा डूंगरपुर के अंदर जहां अपना बहुमत था, वहां पर इन दोनों ने मिलाकर जिला प्रमुख बिठाया। दलोट के अंदर आपने देखा होगा। तो महेंद्र सिंह मालविया जो अभी बीजेपी के अंदर है, गया है कांग्रेस को छोड़कर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि वो आरक्षण चोर है। अच्छा। हाँ, यहाँ जो शेड्यूल एरिया का जो रिजर्वेशन यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए जो था, उसको बेचा उन्होंने। दूसरी बात है कि उन्होंने कांग्रेस सरकार में रहते हुए, है ना, कैबिनेट मंत्री थे, तो उन्होंने बहुत सारा कैनाल के प्रोजेक्ट थे, उसमें बहुत सारा घोटाला किया, तो उससे बचने के लिए उधर चले गए। हाँ, और उनका जो भी इंटेंस है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जनता समझ चुकी है। लास्ट में अपन समाज के ऊपर बात करते हैं, तो अब अपन समाज के जो अस्तित्व हैं उसको बचाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं और क्या क्या कमियां आपको लगती है? कमियां तो देखा जाए तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे पहले हमें आदिवासी अस्तित्व को बचाना है। तो इसके बचाने के लिए अभी हमारे पास करंटली क्या हो सकता है, वो जो हम खुद कर सकते हैं। एक तो राजनीतिक तौर पे है ही है, लेकिन करंटली हमें ये करना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है उसको बचाना चाहिए। संस्कृति इसलिए बचाना चाहिए कि इसमें वट एवर इन आवर कल्चर देयर इज नो नीड ऑफ मनी, पैसों की जरूरत नहीं होती, कुछ भी हमारे संस्कृति के अंदर है। तो हम जिस तरह से आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हमारा समाज आर्थिक रूप से कमजोर है, तो मैं युवाओं से यही कहूंगा, युवा पीढ़ी से यही कहूंगा कि हमारे जो पूर्वज हमको जो संस्कृति हमारे तक पहुंचा गए या प्रदान करके गए हैं, उसको हमें बचाना चाहिए। दूसरा, हमारा जो धार्मिक विश्वास है उसको भी हमें, हाँ बिल्कुल, हमारा जो धार्मिक विश्वास है वो मैं कह सकता हूँ कि ग्रेट है, और उसको भी हमें बचाने को लेकर प्रयास करना चाहिए। सिरा वापसी खाकड़ दे कुलमताई है, तो आजकल युवा पीढ़ी है इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखा रही है, बहुत चिंतनीय विषय है। जैसे एक उदाहरण है कि गोमा वापसी है, रूपा वापसी है, माना वापसी है, और भी है, एक उदाहरण बता रहा हूं। तो मुझे नहीं लगता आज इनके मंदिर की जगह कुछ और हो रहे हैं। आपने देखा होगा इनका अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। आपने देखा हो कहां, कितने गांवों में आपने इनके मंदिर देखे? नहीं देखे ना, जबकि वास्तव में ये हमारे पूर्वज हैं। पहले हमारे इनके अलावा कहीं काम होता ही नहीं था, और इनकी जगह दूसरी देखा होगा गांव के अंदर। तो जब वो खत्म हो जाएंगे तो हम भी खत्म हो जाएंगे। और दूसरा बात है, जैसे संस्कृति आज जो है वो खर्चीली संस्कृति हम अपना रहे हैं। वी आर एडॉप्टिंग एक्सपेंसिव कल्चर, very expensive culture, and everyone cannot bear the cost of the expensive culture। हर कोई उस एक्सपेंसिव कल्चर को मतलब वहन नहीं कर पाएगा, है ना। तो क्या है कि जिसके पास पैसा है, नौकरीशुदा व्यक्ति है, वो कर पा रहा है, लेकिन होता क्या है उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो गरीब है वो भी उसकी नकल करता है। तो एक्सपेंसिव कल्चर मीन्स व्हाट? कॉस्ट्यूम्स या लाइफ स्टाइल या कॉस्ट्यूम है, एक तो कॉस्ट्यूम आप जानते ही हो। दूसरी बात है कि अब मुझे बोलना नहीं चाहिए इस मैटर पे, लेकिन जैसे अभी हम जो इंस्ट्रूमेंट ला रहे हैं हमारे शादियों के अवसर पर, बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, बहुत पैसा कर रही है, बहुत कर्जा हो रहा है, बहुत कर्जा हो रहा है। हाँ, और उस कर्जे के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे। आपको मैं बता दूं कि किसी भी समाज का स्वाभिमान, गौरव उनके शिक्षण संस्थानों पर
उनके स्वास्थ्य संस्थानों पर निर्भर करता है कि अभी आदिवासी समाज के कितने शिक्षण संस्थान हैं प्रतापगढ़ जिले के अंदर। 20 है, 30 है, ओवरऑल में नहीं है। तो यहाँ हमारा कहीं ना कहीं हमारा गौरव, हमारा, हाँ मतलब वहां पर क्या बोलते हैं, सवाल उठता है। हमारे स्वास्थ्य संस्थाएं जैसे हॉस्पिटल्स है, हमारे बिजनेस हैं, अभी नहीं है। और क्यों नहीं है? अगर आप बात करोगे कि हम व्हाई कांट वी मैनेज द हॉस्पिटल, व्हाई कांट वी मैनेज द कॉलेज एंड स्कूल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, तो मेजर रीजन जो आएगा वो ये कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ, जब भी आप किसी से बात करोगे कि हमारे पास पैसा नहीं है और पैसा नहीं होने की वजह से हम बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम अरबपति है, करोड़पति, एक रात के अंदर 1000 रुपए खत्म कर देते हैं। तो इसको हमारी जो शक्ति है, हमारे अंदर जो ऊर्जा है, हमारा जो पैसा है, ये जो जा रहा, हम सामूहिक रूप से ऐसी संस्थाएं स्टेब्लिश करने की जरूरत है ताकि हम बहुत कुछ समाज को नया डायरेक्शन दे सकते हैं। ये मेरा विश्वास है। जब समाज यूनिटी में आ जाएगा और यूनिटी में आ जाएगा तो हमारा कहीं भी शोषण अत्याचार नहीं होगा। जब हमारे खुद के शिक्षण संस्थान होंगे तो हमारे से कौन शोषण करेगा? हमारा खुद का हॉस्पिटल होगा, डॉक्टर्स होंगे तो कौन शोषण करेगा? हमारे बिजनेस होंगे, कौन शोषण करेगा? शोषण बंद हो जाएगा ना। तो ये एक व्यक्ति से संभव नहीं है, आपसे संभव नहीं, मेरे से संभव नहीं, ये सभी के सहयोग से संभव है। हमारे पास बहुत पैसा, अभी फिर से कह रहा हूं, हम गरीब भी हैं तो हमारे पास पैसा भी खूब है, लेकिन वो अनावश्यक रूप से जा रहा है। अब करोड़ों रुपए हैं, ऐसे ऐसे आप अगर काउंटिंग करोगे कि यार कितना पैसा अनावश्यक रूप से जा रहा है, तो आपके सामने इतना डेटा आएगा, मिलियंस ऑफ मनी फ्रॉम ओनली फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट गोइंग एवरी नाइट, करोड़ों रुपए एक नाइट के अंदर जिनकी जरूरत नहीं है, अनावश्यक रूप से बर्बाद हो रहे हैं। और उनसे हम इतना कुछ कर सकते हैं कि समाज को इतना स्वाभिमानी बना सकते हैं कि कोई हमको आंख उठा के देखे या कोई हमको चलाए, संभव नहीं है किसी की। मुझे नहीं, और आगे वर्ड में यूज नहीं करूंगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। और जैसा कि दर्शकों आपने सुना, ये थे प्रदेशाध्यक्ष श्री रमेश जी मईड़ा साहब। और इनकी बातचीत से, इनके व्यक्तित्व से, इनके विचारों से मुझे लगता है जरूर आप लोग कुछ न कुछ सीखेंगे। हमारे वीडियो को पूरा आखिर तक देखें और क्या हमारी जो बातचीत है इनमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, वो कमेंट में जरूर बताएं। सर भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। और हमारे वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सर।